कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक होगी, किसी ने सोचा न था। पहली लहर के मंद पड़ने की खुशी को अभी ओढ़ बिछा भी न पाए थे कि दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। दूसरी लहर की सुनामी ने जब दस्तक दी तो कोई संभल न पाया। जब तक दस्तक को समझते बूझते, उसके अंदर न आने के पुख्ता इंतजाम करते, तब तक लहर खिड़की दरवाजे तोड़ गर्जना करती हुई अंदर घुस गई। हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन के लाले पड़ गए। शमशान घाट में कईयों को 2 गज जमीन न मिल पाई, अपनों का कंधा नसीब न हो पाया। कोई गले मिलकर रो न सका। पूरा का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित, कोई मदद करने वाला भी नहीं। कहीं अपनों को पराया होते देखा, तो कहीं कहीं परायों को अपना बनते भी देखा। कहीं मानवता शर्मसार हुई, तो कहीं मानवता के रक्षक भी दिखे। कोरोना ने दूसरी बीमारियों का जैसे अस्तित्व ही मिटा दिया। लोग कोरोना से बचने के लिए किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। बड़े बुजुर्गों के लिए यह किसी सजा से कम न था। बुजुर्गों के लिए उनकी उम्र ही सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके साथ हर रोग जुड़ जाता है, लेकिन इच्छाएं आकांक्षाएं थोड़े ही न कम होती है। 75-80 के ऊपर के बुजुर्गों की यादों में उनका समृद्ध अतीत है। आस पड़ोस, दूर पास के रिश्तेदार हैं। ढेर सारी यादें और बातें हैं, और आज का बचपन, युवा व नई नई जिंदगी की शाम को गले लगाती अधेड़ पीढ़ी की बातों में, सोच में तो कोरोना घुस आया है। सुमन की माँ भी कुछ ही दिन हुए उसके पास रहने आई थी। भाई की बड़ी मिन्नतें की थी उसने, थोड़े दिन के लिए छोड़ जा। कोरोना की डर से भाई छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ व उसकी इच्छा समझकर छोड़ गया। आधे घंटे की दूरी पर ही तो था मायका। ध्यान रखना, माँ के लिए कोरोना होते हुए भी नहीं है, वे तो अभी भी रामराज्य में जी रही हैं। माँ को छोड़ने आया भाई मुस्कुराकर बोला था, तुम फिक्र मत करो भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। उसने विश्वास दिलाया। माँ उसके पास 10 दिन रही, और कोरोना के कारण नहीं, बल्कि माँ के कारण उसकी सांस जब तब ऊपर नीचे होती रही। बाहर आंगन में बैठी माँ को वो समझाती, माँ यहीं बैठे रहना, गेट खोलकर बाहर मत निकल जाना। हाँ मैं यहीं बैठी हूँ, तू अपना काम कर ले तब तक। माँ उसे भरोसा दिलाती, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद बाहर जाती, तो माँ नजर न आती। गेट खुला मिलता, अरे माँ कहाँ चली गई, वो घबराकर बाहर भागती, तो माँ बहुत इत्मीनान से सब्जी वाले को आवाज देती हुई दिखती। सुमन का पारा चढ़ जाता, माँ जरूर अपने साथ सबको मुसीबत में डालेगी। वो गुस्से में माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले आती। माँ तुमसे मना किया था न, और मास्क भी उतार दिया। वो किसी तरह गुस्से पर काबू रखती। तू ही तो कह रही थी, सब्जी खत्म हो रही है, इसलिए बुला रही थी। माँ पूरी ईमानदारी और भोलेपन से कहती, सब्जी मैं अपने आप ले लूंगी, तुम इस तरह से बिना मास्क के बाहर मत जाया करो, ठीक है। माँ कुछ कुछ बुरा मान कर कहती। सुमन सब्जी फल कुछ भी गेट से खरीदती तो पूरी सावधानी बरतती। सब्जी वाले से सब्जी और फल एक जगह पर रखवा देती। वो टोकरियां लेने अंदर जाती, तब तक माँ सब्जी की थैलियां उठाकर अंदर जाने को तत्पर दिखती। बाहर आकर ऐसा नजारा देखकर उसका सिर घूम जाता। माँ तुम ये क्या कर रही हो, तू कितना काम करेगी, मैं अंदर रख देती हूँ। माँ ममता से कहती, पर उसे ममता की बजाय कोरोना दिखता। माँ तुमसे कितनी बार एक ही बात कह रही हूँ कि किसी बाहर से आए सामान को मत छुओ। वो सैनिटाइजर माँ के हाथों पर स्प्रे करती हुई कहती, अब अंदर जाकर हाथ साबुन से धो लो। वो माँ को फिर सामने बिठाकर आराम से नम्र शब्दों में समझाती, माँ तुम्हें पता है न कि कोरोना संक्रमण कितना विकराल हो गया है, तुम उम्र देखो अपनी, जरा भी कुछ हो गया तो बच न ही पाओगी। ऊपर से तुम्हारे कमरे में कोई आएगा भी नहीं, ज्यादा हो गया तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, हम में से कोई नहीं दिखेगा। वो माँ को डराती। उसे लगता माँ बच्ची है और वो माँ है, कैसे समय के साथ भूमिकाएं बदल जाती हैं। बचपन में माँ कहती थी, बाहर मत जाना, बूढ़ा बाबा आ जाएगा, गागू आ जाएगा। वो नाखून न काटने के लिए मचलती, तो माँ कहती, नाखून लंबे हो जाएंगे तो सपने में तुझे डराएंगे। तू कहना नहीं मानेगी तो माँ तुझे छोड़कर चली जाएगी। आज वो माँ से कह रही है कि अगर कहा नहीं माना तो भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देगी।
वो माँ की इकलौती लाडली बिटिया। माँ थोड़ी देर के लिए कहना मान जाती, लेकिन फिर भूल जाती। अखबार पूरे विस्तार से पढ़ती, फिर उसे व उसके पति को हिफाजत से रहने की हिदायत देती रहती। उन दोनों की चिंता करती, भाई भाभी की चिंता करती, लेकिन ये सब पहाड़े खुद के लिए भूल जाती। रात को चपाती बनाते वो सोच रही थी, तभी माँ किचन में आ गई। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे, पर क्यों? उसे लगा माँ का उसकी नाराजगी पर आया गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। मुझे भूख नहीं है, पेट भी ठीक से साफ नहीं हो रहा घर में बैठ बैठ कर। उफ, वो फिर मन ही मन भनाई, माँ ड्राइववे में टहल लिया करो। गेट से बाहर जाना क्या जरूरी है? लेकिन माँ उसकी बात अनसुनी कर छोटी बच्ची की तरह लॉबी में जाकर टीवी देखने लगीं। सुमन ने झांक कर देखा, चलो टीवी देखते देखते भूल जाएंगी। लेकिन माँ फिर किचन में आ गई। रमेश पता नहीं कौन कौन से चैनल देखता रहता है, कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा। मैं तो घर में अपनी पसंद के सीरियल देख लेती थी अपने कमरे में लेटे लेटे। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। उसे लगता माँ को अपना कमरा भी चाहिए और सुमन भी। वहाँ अपने कमरे में वे अपनी अलमारी में उठा पटक करती रहती। इस उठापटकी में कुछ इधर उधर हो जाता, फिर उसे ढूंढती रहती और कोई दूसरी चीज इधर उधर कर देती। उनका टाइम इसी उधेड़बुन में पास होता रहता। कोरोना की सुनामी आने के पहले वाले जन्मदिन पर वो माँ के लिए सूट लेकर गई। अच्छी तरह से कुर्ता, सलवार व दुपट्टा तीनों दिखाए। समझाया भी कि इधर उधर मत रख देना, फिर कहोगी मैंने दिया नहीं था। लेकिन अगली बार जब गई तो माँ की शिकायत हाजिर थी। तू सिर्फ सूट लाई थी, उसके साथ का दुपट्टा तो लाई ही नहीं। माँ की शिकायत पर उसका सिर फिर घूम गया। अब या तो घर में दुपट्टा ढूंढना पड़ेगा या फिर मार्केट से नया लाना पड़ेगा। माँ, मैंने अच्छी तरह तुम्हें दिखाए थे न तीनों पीस, पता नहीं तुमने कहाँ रख दिया। उसने झुंझलाते बड़बड़ाते माँ का दुपट्टा पूरी अलमारी में ढूंढा पर नहीं मिला। मिलता तो तब जब घर में होता। वो हताश होकर चुप बैठ गई। तू चिंता मत कर, मैंने टेलर सविता को ही कह दिया कि उस सूट का दुपट्टा भी ला दे। सुमन ने सिर पर हाथ रख लिया। सुमन जानती है कि कितना लूटती है वो माँ को, लेकिन माँ को सविता बहुत प्रिय है। घर आकर नाप लेकर कपड़े ले जाती है और दे जाती है, लेकिन माँ के सूट में कभी सलवार नहीं तो कभी दुपट्टा नहीं। पर वो कुछ कह नहीं सकी। सविता को भला बुरा कहने का मतलब है कि खुद वो काम करना। तब वो पहले यहाँ आएगी, फिर माँ को टेलर के पास लेकर जाएगी, फिर घर छोड़ेगी। सूट सिल जाएगा तो लाकर माँ को पहना कर देखेगी, फिर कुछ ठीक न हुआ तो टेलर के पास लेकर जाएगी। एक लंबा अंतहीन सिलसिला। नहीं नहीं, चलने दो। माँ का जैसा चल रहा है, रोज रोज यहाँ आकर वो उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। माँ 82 साल की है तो वो भी अब कहाँ छोटी रह गई। उसने खाना टेबल पर लगाया, लेकिन माँ गायब थीं। माँ भी हमेशा खाना खाने के टाइम में इधर उधर हो जाती है। बड़बड़ाते हुए वो कमरे में गई। देखा माँ लगभग सो गई थी। माँ उठो, खाना खा लो। सने माँ को हिलाया। माँ एकदम उठ बैठी। मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा तो था। कैसे भी खाओ, थोड़ा सा खाना जरूरी है। वो एक प्लेट में एक रोटी व दाल सब्जी डालकर ले आई। माँ ने किसी तरह आधी रोटी खाई। प्लेट वापस किचन में रखकर वो दूध लेकर आ गई। मैं आज दूध भी नहीं पियाऊंगी। माँ ने दूध के ग्लास को हिकारत से देखा। माँ, तुम रोज यही कहती हो, दूध नहीं पियोगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर लोगों पर कोरोना किस कदर हावी हो रहा है पता है न। उसने फिर माँ को डराया। माँ अनिच्छा से दूध का ग्लास पकड़ पीने लगी। उसकी आंखों में वर्षों पहले का दृश्य कौंध गया, जहाँ माँ की जगह पर वो थी और उसकी जगह पर माँ। इस उम्र में माँ बच्चों की तरह ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है हर वक्त, और उस वक्त वो काम में व्यस्त माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश में रहती थी। अगले दिन सुबह उठी ही थी कि उसे माँ खिड़की से बाहर आंगन में अखबार उठाते दिखीं। उफ, माँ बिल्कुल भी मानती नहीं है। वो तेजी से बाहर गई। माँ के हाथ से अखबार छीन हाथ धोने का निर्देश देती हुई बोली, माँ तुम्हें मालूम है न, मैं पहले अखबार सैनिटाइज करती हूँ। तुमने क्यों अखबार उठा लिया?
पता नहीं किस माध्यम से कोरोना हमारी बॉडी में घुस जाए। माँ अचानक हुए इस प्रसंग पर हतप्रभ सी उसे देखती रही। फिर पता नहीं कैसा है ये कोरोना, मुआ मरता भी नहीं है। बुदबुदाती हुई माँ अंदर चली गई। माँ की बात पर उसकी हंसी छूटने को हुई। अखबार सैनिटाइज कर जब उसने खोला तो दिल घबरा सा गया। मृतकों की बढ़ती संख्या, ऑक्सीजन को तरसते लोग एक एक सांस को खरीद रहे थे, पर आज इस छोटे से राज्य उत्तराखंड में भी संक्रमितों की संख्या 8,000 पार कर गई थी। लगता है कामवालों का आना अब बंद करना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं, कहाँ से कोरोना मौत बंद जिंदगी का दरवाजा खटखटा दे, लेकिन इतना सारा काम होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे? सुमन मायूसी से बोली। जिंदगी रही तभी तो सब कुछ होगा, अभी तो बंद ही कर दो सबका आना। रमेश भी चिंतित स्वर में बोले। हालांकि उन्हें मालूम था कि यह इतना आसान नहीं है। सुमन पर काम का अत्यधिक बोझ पड़ जाएगा, पर कोई चारा भी नहीं था। आखिर सोच विचार कर घर के अंदर आने वालों को मना कर दिया, लेकिन घर के बाहर काम करने वालों, मसलन माली, स्वीपर, ड्राइववे साफ करना आदि को रहने दिया। अगले दिन से सुमन व्यस्त हो गई। माँ की कामवालियों से गहरी छंती थी। बर्तन पोंछा करने वाली पुष्पा से तो उन्होंने कई जन्मों का नाता जोड़ रखा था। वो भी माँ न दिखे तो पूछे बिना न रहती थी। नानी चली गई क्या, बताया भी नहीं। हम मिल लेते, हाँ, 7 समंदर पार गई हैं न, जैसे उसे मन ही मन हंसी आती। उसे पता था माँ जाते वक्त हमेशा पुष्पा के हाथ में कुछ रुपए रख देती थीं। दोनों की जरूरतों ने उनके बीच नए नाता कायम कर रखा था। पुष्पा बाहर ही बाहर आती और काम करके चली जाती। उसको आया जान माँ बाहर जाने को उतावली हो जाती, लेकिन उसे माँ को बच्चे की तरह डांटना पड़ता। बाहर जाने की सख्त मनाही रहती। वो मेन दरवाजे की चाबी घुमा देती ताकि माँ गलती से भी बाहर न जा पाए पुष्पा के रहते। आज भी पुष्पा बाहर काम कर रही थी। उसने नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा। माँ को आवाज दी, लेकिन माँ फिर गायब थीं। माँ कहाँ चली गईं? इस समय तो सो भी नहीं सकती। बुदबुदाते हुए वो बेडरूम में गई तो वहाँ का दृश्य देखकर सिर पीट लिया। माँ और पुष्पा मजे से खिड़की की जाली पर मुंह चिपकाए गप्पों में मस्त थे। मास्क दोनों ने ही नहीं लगाए थे। पुष्पा का मास्क नीचे गले में था और माँ ने तो लगाया ही नहीं था। उसका पारा बुरी तरह चढ़ गया। माँ, वो गुस्से में चिल्लाई। पुष्पा फटाफट चली गई और माँ छोटी बच्ची की तरह डर कर सिटपिटा बिस्तर पर बैठ गईं। लेकिन सुमन चुप न रह पाई। गुस्से के मारे उसने माँ को बुरी तरह डांट दिया। बचपन में गलती करने पर वो डांट खाती थी। गलती भी उसकी होती, लेकिन रूठती भी वही थी। माँ भी तो आखिर माँ ही थीं। गलती उनकी भले ही थी, पर माँ ने 2 दिन तक उससे बात नहीं की। वो भी गुस्से में भुनी भरी बैठी रही। किन शब्दों में समझाया जाए आखिर माँ को, इसलिए वो खुद भी मतलब की ही बात कर रही थी। बचपन में डांट अगर उसकी सुरक्षा व भविष्य से संबंधित होती थी, तो रूठने पर उसे भी कहाँ मनाया जाता था। कितनी पुनरावृत्ति हो रही थी घटनाओं की। यत्रमवत काम हो रहे थे। माँ रूठी हुई अधिकतर अपने कमरे में ही रह रही थीं। वो भी चुप थी। चलो रूठ कर ही सही, माँ अपने कमरे में तो बैठी हैं। कभी कभी वो झांक लेती तो माँ कोई पत्रिका पढ़ती हुई दिखती। उसे मन ही मन हंसी आती। बचपन में डांट पड़ने पर वो भी अपने कमरे में बैठी पढ़ने का नाटक किया करती थी। उसे माँ पर ममता व दया एक साथ आ रही थी। कोरोना है, भयावह है। माँ को सब कुछ पता है, लेकिन समझकर भी नासमझी से काम लेना उनकी उम्र की गलती है शायद। वो पति से ऐसा ही कुछ वार्तालाप कर रही थी, एक बार समझाकर, जैसे वो भी तो बचपन में बात नहीं मानती थी। माँ भी ऐसे ही बार बार भूल जाती हैं। तभी माँ प्रसन्नचित सा चेहरा लिए कमरे से बाहर आते दिखीं। उसे लगा माँ का मूड सही हो गया। आज लंच में क्या खाओगी माँ? उसने दुलार से पूछा। मुझे भूख नहीं है, नारियल पानी पियाऊंगी। माँ बाहर के दरवाजे की तरफ जाती हुई दिखीं। नारियल पानी? पर कहाँ से? वो चौंक कर बोली। बाहर आवाज आ रही है नारियल पानी वाले की, लेकर आती हूँ। माँ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। उफ माँ, वो तेजी से उठी और दौड़कर माँ का हाथ पकड़कर अंदर लाती हुई बोली, माँ,
लोगों के जान के लाले पड़े हैं, तुम्हें नारियल पानी की पड़ी है। उसे गुस्से के मारे और कुछ न बोला गया। लेकिन नारियल पानी पीने से क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हर बात के लिए ना बोलती रहती है। माँ, मेरे बस का नहीं है अब तुम्हें संभालना, मैं आज ही भाई को फोन करके तुम्हें वापस भेज देती हूँ, वहीं अपने कमरे में उठा पटकी करते रहना। माँ वैसे ही नारियल पानी न ले पाने के कारण उस पर कुपित हो गई थीं। तुरंत बोली, अभी फोन करके बुला ले। मैं अपने आप करती हूँ फोन, तुम अपने कमरे में बैठो जाकर। माँ वापस कमरे में चली गईं। लेकिन जो थोड़ी बहुत मानी थी फिर रूठ गईं। रात को उसने भाई से सारे किस्से बयान कर दिए। भाई, मेरे बस का नहीं है माँ को रोक पाना, तुम कल ही आकर माँ को घर ले जाओ, और माँ भी आना चाह रही है। उसकी बात सुन भाई हंसने लगा। मैं गुस्सा होता हूँ तो माँ तुझसे शिकायत करती है, लेकिन तेरी शिकायत मुझसे नहीं करेंगी कभी भी। वो भी खिलखिला कर हंस पड़ी। हाँ भाई, यह बात तो है, पर कहना भी तुम्हारा ही मानती हैं। मेरी बात तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। दोनों भाई बहन काफी देर बहुत सी बातें करते रहे। दूसरे दिन भाई लेने आ गया। माँ दो मास्क लगाए अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गईं। उन्हें 2 मास्क लगाए देखकर दोनों भाई बहन की हंसी छूट गई। घर से बाहर चाहे कार में बंद होकर जाना है, पर कोरोना है, बाकी कहीं नहीं। फिर कब आएंगी मांझी? रमेश ने पैर छूते हुए कहा। देखती हूँ। माँ पूरी गंभीरता से बोली, तुम दोनों अपना बहुत ध्यान रखना। कोरोना सिर्फ माँ के बच्चों पर हमला कर सकता है, माँ पर नहीं। तीनों एक दूसरे को देखकर माँ के भोलेपन पर स्नेह से मुस्कुरा दिए। माँ चली गईं। माँ के चले जाने से वाकई बहुत बुरा लग रहा था। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान माता पिता एक दिन भी बच्चे की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर कहाँ ले पाते हैं युवा बुजुर्ग माता पिता के बुजुर्ग बालपन को। अधिकतर घरों में उनकी अवहेलना ही होत है। सुमन अपने अंतस में खोई माँ के जाने के बाद कमरे को ठीक कर रही थी। कहीं माँ की दवाई का रैपर पड़ा था, तो कहीं पानी का ग्लास और बोतल। तकिए की बगल में छोटे टॉवल, रुमाल, बेतरतीब पड़ी बाथरूम स्लीपर। चद्दर अस्त व्यस्त, ओढ़ने वाली चद्दर भी अस्त व्यस्त। वो सब कुछ यथास्थान रखती जा रही थी। बाथरूम में झांका, गंदा और बिखरा हुआ। मन के साथ आंखें भी भीग रही थीं। शादी के बाद वह भी जब मायके आती, तो उसके चले जाने के बाद माँ भी ऐसे ही उसका कमरा सहेजती थीं। उसका बाथरूम साफ करती थीं। तब माँ उसे ससुराल व सास के साथ समझौता करने की शिक्षा देती थीं। अब वो माँ को भाभी के साथ समझौता करने को कहती है, तब उसके साथ कुछ गलत लगते हुए भी माँ हमेशा उसे ही गलत बोलती थी, ताकि कोई बात बढ़ने न पाए और उसकी जिंदगी में कोई भूचाल न आए। अब माँ की गलती न होते हुए भी वो माँ को ही गलत बोलती है, ताकि माँ का बुढ़ापा आराम से कट सके। कैसे भूमिकाएं बदल जाती हैं, स्वरूप बदल जाता है, लेकिन प्रेम के तंतु अपनी तासीर और विरासत नहीं छोड़ते। सब कुछ संभालते रखते वो अपने अंतस की यात्रा कर रही थी। बच्चों का गलतियां करना बचपना और सहेजना माता पिता का कर्तव्य, लेकिन माता पिता का गलतियां करना उनकी गलती और सहेजना बच्चों का बड़प्पन। किसने डिसाइड किया यह फॉर्मूला? वो भी माँ की छोटी छोटी गलतियों पर हाइपर हो जाती है। धैर्य रखकर आराम से भी तो समझा सकती है। भाई भी जब जोर से बोलता है तो माँ उससे शिकायत करती है। अब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी, आराम से समझाएगी। अभी माँ सिर्फ यहाँ से अपने घर ही गई है, फिर आ जाएंगी। तब भी कितना बुरा लग रहा है। माँ कभी दुनिया से चली गईं, तो क्या माफ कर पाएगी वो खुद को? सुमन के विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, सोच सब एक दूसरे से उलझकर गडमा हुए जा रहे थे। तभी उसका मोबाइल बज गया। माँ का फोन था। मैं घर पहुँच गई, माँ का आवाज में अपने कमरे में जाने की खुशी छलक रही थी, पर मेरा टार्च वहीं छूट गया। उसने देखा माँ का टार्च माँ के सिराहने पड़ा था। बाथरूम में इन्वर्टर की लाइट भी ऑन रहती है, पर माँ की पुरानी आदत है रात में लाइट जाने का डर। जैसे उसकी पीढ़ी के अधिकतर लोगों को अक्सर हर जरूरी दस्तावेज फाइलों में संभालने की आदत होती है। हार्ड डिस्क की आदत रखने वाली पीढ़ी के लिए यह अजूबा ही रहेगा। माँ को गए कुछ दिन हो गए थे।
सुमन अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। मई का महीना चुकने को था। गर्मी में किचन में लस्त-पस्त सुमन खाना बनाने की तैयारी में उलझी थी कि मोबाइल बज उठा। माँ थी। हेलो सुमन बेटा, माँ घायल और उदास आवाज में बोली। क्या हुआ माँ? माँ की आवाज सुन वो हड़बड़ा गई। ये नवीन तो हर बात के लिए ना करता है, गुस्सा करता रहता है हर वक्त। मैंने तो कह दिया, मुझे सुमन के पास छोड़ दे, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। सुनते ही उसे ताव आ गया। उबलने को हुई तो फिर गई ही क्यों थी? दूसरा तुम्हें इधर उधर करने को फालतू बैठा है क्या? लेकिन दूसरे ही पल अपने उबाल को अंदर ही दबा उसने शांति से कहा, ठीक है माँ, भाई को टाइम ना हो तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगी। माँ सुनकर फिर पुलकित हो गई। लेकिन उसे पता था, कुछ दिन बाद माँ ऐसे ही गुस्से में वापस जाने की बात करेगी। उसके उबाल के ऊपर फिर झाग बनना शुरू हो गया था।